हेलो दोस्तों, मैं अंकित थवाइट आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल थवाइट लर्निंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख रहे थे, जिसमें हम 2022 का पूरा क्वेश्चन पेपर देख चुके हैं। सेट ए, सेट बी, सेट सी तीनों। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देखिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आज अब से हम 2023 का क्वेश्चन पेपर देखना शुरू करेंगे। तो आज हम 2023 का सेट ए का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। तो बिना समय गंवाए सीधा शुरू करते हैं। देखिए, 2023 के सेट ए से हम देखना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या आया था कि यदि बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू एक समीकरण दिया है तो पी जीरो व पी वन का मान निकालना है। इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता मैथ्स में पूरा। तो जैसे पी एक्स जो दिया है, क्या लिखोगे आप? दिया है के बाद पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है? की पावर 3 माइनस 5x प्लस 6। हमको क्या निकालना है पी जीरो और पी वन। तो पी जीरो पहले निकालते हैं। तो पी जीरो मतलब देखो, पी एक्स था, अब पी जीरो हो गया, तो एक्स की जगह में क्या आ गया? जीरो। तो सेम वैसे ही इधर जितने जगह भी एक्स है वहाँ क्या रखेंगे? जीरो। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इसको देखेंगे तो क्या होगा? ये जीरो ही हो जाएगा। ये 5 शून्य क्या होता है? शून्य ही होता है। प्लस 6, तो जीरो में जीरो जाएगा तो जीरो ही बचेगा। तो कुल मिला के आंसर क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया पी जीरो। अब पी वन निकालेंगे। सेम ऐसे ही एक्स की जगह वन रखे तो 1 का पावर 3 माइनस 5, ये 1 प्लस 6। अब ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 5 एकम 5 प्लस 6। अब एक में 5 जाएगा तो कितना बचेगा? देखो 6 है, ये प्लस में है, ये प्लस में है। ठीक है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो 7 हो जाएगा। और 7 में 5 जाएगा तो 2 बचेगा। तो एक आंसर क्या मिल जाएगा? 2। तो इस प्रकार से पी जीरो और पी वन निकाला जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है जो कि त्रिकोणमिति का है। इसमें दिया है सेक थीटा अपॉन कोसेक 90 माइनस थीटा प्लस कोसेक थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा। इसका हमको वैल्यू निकालना है। तो एक चीज जब मैं 2022 का भी क्वेश्चन पेपर हल कर रहा था तब बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में साइन कॉस होता है, टेन और कॉट होता है, और सेक और कोसेक होते हैं। ठीक है, ये क्या है? आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन। ये मैं कई बार बता चुका हूँ। तो जैसे साइन 90 माइनस थीटा रहता है तो कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा रहता है तो साइन थीटा होता है। ये भी कई बार बता चुका हूँ, तो उसी का ही इसमें यूज होगा। तो ऊपर को वही रहेंगे सेक थीटा। अब देखो कोसेक 90 माइनस थीटा, तो कोसेक का उल्टा क्या होता है? सेक। तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? सेक थीटा। ठीक, और इधर कोसेक थीटा है ऊपर में, और ये क्या है? सेक 90 माइनस थीटा। तो सेक का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से भी 1 बचेगा, और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर? इजी क्वेश्चन। ये तो चौथा क्वेश्चन है। देखो कि इसमें क्या दिया है? आंकड़ा दिया है कुछ और उसका समांतर माध्य 20 है। तो इन आंकड़ों में एक आंकड़ा हमको पता नहीं है कि वो क्या है, तो उसको पी लिखा गया है। तो उसी पी को हमको निकालना है कि वो क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछे समझ गए। अब आप क्या जानते हो दिया आंकड़ा क्या है? देखो क्वेश्चन लिखोगे सॉल्व में तो दिया है आंकड़ा, जो दिया है वो लिखोगे। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है? ज्ञात करना है पी। पी का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। ये दो चीज लिख लिए। अब तीसरा लाइन क्या लिखोगे? हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। तो समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य इज इक्वल टू होता है, समांतर माध्य मतलब औसत, सेम चीज है। तो समांतर माध्य क्या होता है? आंकड़ों का योग। ठीक है, जितने आंकड़े दिए हैं उन सब का योग बटे आंकड़ों की संख्या की संख्या। ठीक है, ये चीज़ आप लोग अपने एग्जाम में अपना परसेंट निकालने के लिए करते हो। ठीक है, तो परसेंट निकालते हो तो क्या करते हो? जितना नंबर आप पाए हो सबको जोड़ देते हो, अगर 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो। और जितना सब्जेक्ट रहता है उससे भाग देते हो। मतलब क्या है? आंकड़ों का योग किए और जितना सब्जेक्ट था मतलब वो क्या हो गया? आंकड़ों का संख्या, उससे भाग देते हो। तो जो मिलता है वो क्या मिलता है? परसेंट। उसी परसेंट को क्या बोलते हैं? समांतर माध्य। ठीक है, तो चलो जो जो मान दिया है अब इसमें रखते हैं। अब हमको समांतर माध्य का मान कितना दिया है? 20। तो इसके जगह रख देंगे 20। अब आंकड़ों का योग, तो इन सब का योग करेंगे। तो योग करते हैं 6, 8, 20, पी 6, 10। अब आंकड़ों का संख्या कितना है? ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 है। ठीक है, अब हमको निकालना पी है। तो पी को इधर रख के बाकी सबको इधर भेज देते हैं। सबसे पहले 6 को भेजते हैं। देखो 6 इसके साथ भाग में है, इक्वल टू के इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। गुणा में हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा? ये 20 है यहाँ पे, और ये 6 आके इसके साथ गुणा में हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सब जो इधर है वो इसके
नीचे आ जाएगा, चलो उसको नीचे मत लाओ, उसको यहीं रहने दो, ठीक है, उधर आके वो माइनस हो जाएगा। और इधर क्या बचा, इधर जो बचा उसको जोड़ते हैं। इधर बच रहे हैं हमारे पास एक ठो तो पी बचेगा, है ना, पी तो जुड़ नहीं पाएगा, बाकी सब जुड़ेगा। तो क्या होगा देखो, 6 6 12, 12 और 8 20, 20 20 40 और 10 50। तो p प्लस 50 इज इक्वल टू ये 20 और ये 6 आ गया इधर, तो इतना हो गया। अब p हमको निकालना है तो p को रहने देते हैं, बाकी 20 छक्का 120 हो जाता है। और ये 50 प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 120 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा 70। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो p का वैल्यू कितना आ गया 70। देखिए पांचवा क्वेश्चन आया है कि दो बिंदु दिया है, एक है P और एक है Q। तो P का यहाँ निर्देशांक दिया है 2 और 1, Q का निर्देशांक दिया है 5 और 7। ठीक है, और इसका हमको क्या निकालना है प्रवणता। तो सबसे पहले क्या करोगे, दिया है हमें दो बिंदु दिया है P 2 1 और Q 5 7, दिया है लिख लिए। उसके बाद लिखोगे ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, रेखा का जो है प्रवणता ज्ञात करना है। उसके बाद क्या लिखोगे, माना, क्या मानोगे, जो P में 2 और 1 दिया है, इसमें इसमें क्या करो, इसको x1 मानो 2 को और y1 मानो 1 को। ठीक है, ये x1 हो गया, या y1 हो गया। q में क्या दिया है 5 और 7, तो ये हो जाएगा x2 हो जाएगा 5 और y2 हो जाएगा 7। ठीक, इतना चीज़ मान लिए। क्या क्या हुआ अभी तक, दिया है करके लिखे p और q, ज्ञात करना है, उसमें हमको प्रवणता ज्ञात करना है, वो लिख लिए। उसके बाद माना करके ये लिख लिए, है ना, ये माना में चल रहा है। तो 3 लाइन हो गया। अब अगला लाइन क्या करोगे, प्रवणता निकालना है, तो प्रवणता का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो प्रवणता का फॉर्मूला एकदम सिंपल होता है, प्रवणता जिसको एम भी बोलते हैं, है ना, इसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। सिंपल है, बस मान बस रखना है। तो y2 क्या है 7 माइनस y1 क्या है 1, x2 क्या है 5 माइनस x1 क्या है 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा ऊपर वाला 6, नीचे वाला हो जाएगा 3, मतलब कि ये कट के कितना आ जाएगा 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो प्रवणता का फॉर्मूला ये है और इसको निकालना बहुत ही सिंपल है। देखिए अगला क्वेश्चन समांतर श्रेणी का है, जिसमें दिया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 9 और सर्वांतर -2 है तो आठवां पद का मान निकालना है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले समांतर श्रेणी क्या होता है ये जान लो। तो ऐसा श्रेणी जिसमें जो प्रथम पद रहेगा, ठीक है, तो उसके बाद का जो पद आया, तो इसके बीच में जितना अंतर रहेगा आगे हर पद में उतना ही अंतर रहेगा, उसी को क्या बोलते हैं सर्वांतर। ठीक है, जैसे मान लो पहला पद 2 है, दूसरा पद 4 है, तीसरा पद 6 है, 8 है, ऐसा आगे चल रहा है। ठीक है, तो इसमें जो प्रथम पद है इसको ए बोलते हैं, तो ये ए हो जाएगा। और सर्वांतर मतलब इनके बीच का दूरी, ठीक है, अंतर, जैसे 4 और 2 के बीच में कितने का अंतर है 2 का, 6 और 4 के बीच में कितने का अंतर है 2 का, 8 और 6 के बीच में कितने का अंतर है 2 का, तो उसको डी बोलते हैं। ठीक है, डी मतलब डिस्टेंस, अंतर, डिफरेंस। तो डी कितना हो गया इसमें 2, ए कितना हो गया 2, ये भी 2 ये भी 2। तो समांतर श्रेणी में ए और डी ऐसा होता है। और अगर आपको ए और डी का मान पता है तो आप कोई सा भी वैल्यू, जैसे पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, तो वैसे कोई सा भी पद निकाल सकते हो। जैसे इसमें आठवां पद निकालने को बोला है, तो इसी के जैसे आठवां पद निकालोगे, 2 4 6 8 हो गया, फिर कितना हो जाएगा 10 12 14 16, ये आठवां पद हो गया। वो हम लाइन से गए, तो वैसे इसमें भी जा सकते हैं। जैसे प्रथम पद 9 है, ठीक है, तो अगला क्या होगा, अगला पद उससे 2 कम होगा तो 7 होगा, फिर कितना होगा 5 होगा, फिर कितना होगा 3, फिर 1, फिर -1, फिर -3, फिर -5। देखो ये पहला पद था, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, आठवां पद कितना आ गया -5। लेकिन ये तो हम इन जनरल समझे, लेकिन इसको लिख कर हमको गणितीय भाषा में बताना है, तो वो कैसे बताएंगे, आंसर -5 आएगा, पता चल गया। ठीक है, कैसे आएगा वो देखते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, समांतर श्रेणी में एक फॉर्मूला होता है ए एन। ठीक है, जहाँ एन क्या है, एन ये है कि कौन सा पद निकालना है वो बताता है। तो ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस 1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है इसका स्टैंडर्ड रूप, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब लिखोगे कैसे, सॉल्व, सॉल्व लिखने के बाद क्या करोगे, दिया है, क्या दिया है, प्रथम पद दिया है, मतलब ए का मान दिया है, ये पहले लिखाएगा ना जो नीचे लिख रहा हूँ। ए इज इक्वल टू 9 दिया है और डी इज इक्वल टू -2 दिया है। ठीक है, और एन इज इक्वल टू मतलब कौन सा पद निकालना है आठवां, तो एन इज इक्वल टू 8 दिया है। ये तीन चीज़ दिया है, लिख लिए सबसे पहले। उसके बाद हम जानते हैं करके ए एन इज इक्वल टू ये लिखोगे। अब ये लिखने के बाद इसमें जो है वैल्यूज रख दोगे, तो
ए एन मतलब कि ए एट हो जाएगा, तो ए एट मतलब ये आठवां पद हो गया। आठवां पद निकालने के लिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए क्या है 9 प्लस एन माइनस वन मतलब ये 8 माइनस वन इंटू डी कितना है -2। ठीक है, जो वैल्यू दिया था उसको रख दिए। देखो अभी जो हम देखे थे -5 जो आंसर आया था वो छोटा था, मतलब सिर्फ 8 पद जाना था और पद भी छोटा छोटा था, सर्वांतर भी छोटा छोटा था, तो बन गया। लेकिन मान लो बड़ा बड़ा रहे, है ना, मान लो इसके बीच का अंतर 111 रहे और बोल दे 555वां पद निकालो, तो उतना लिखते तो नहीं रहोगे ना, तो उसी के लिए ये फॉर्मूला रहता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस 8 में 1 जाएगा तो 7, और ये क्या है -2, ये हो जाएगा 9। अब 7 का 2 से गुणा होगा तो 14, लेकिन यहाँ माइनस है तो -14 हो जाएगा। और 9 में 14 घटाओगे तो -5 आएगा, बड़ा संख्या 14 है उसके सामने माइनस है तो -5, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो -5 आएगा, ये तो पहले भी पता था हमको, लेकिन गणितीय भाषा में ये इस रूप से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है अनुपात और समानुपात का। इसमें दिया है कि यदि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी हो तो सिद्ध करना है हमको ये। ठीक है, इतना होता है। तो अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, ये जानते हो। ए अनुपात बी मतलब क्या होगा, ए बटा बी। ठीक है, सेम वैसे सी अनुपात डी मतलब क्या होगा, सी बटा डी। बीच में समानुपात है, इसका मतलब क्या है कि इसके लेफ्ट वाला और इसके राइट वाला दोनों आपस में बराबर हैं, इसका नाम क्या है, समानुपात। उसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, समान अनुपात, मतलब इधर का अनुपात और इधर का अनुपात दोनों क्या है, समान है। तो समान है तो हम बराबर लगा सकते हैं। तो ए बटे बी इज इक्वल टू सी बटे डी आ गया। इतना इज इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं, के। ठीक है, अब जैसे ही के मानोगे तो ये देखो दो चीज में डिवाइड हो गया, क्या, ए बटा बी इज इक्वल टू के हो गया ये, और सी बटा डी इज इक्वल टू भी के हो गया। तो यहाँ से ए का मान क्या आ गया, ए का मान आ गया बी का गुणा के से हो जाएगा तो बी के हो जाएगा, और सी का मान क्या आ गया, डी का गुणा के से हो जाएगा तो डी के हो जाएगा। ठीक है, तो इतने से हम क्या लिख सकते हैं, इतने से हमको ए का मान बी के मिल गया और सी का मान डी के मिल गया। ठीक है, इतना कर लिया, इतना समझ में भी आया होगा। अब आगे देखो क्या करोगे, ये दिया है सिद्ध करने के लिए, मतलब इसमें दो साइड है इक्वल टू के, इधर और इधर, हम दोनों को लेकर चलेंगे और सॉल्व करेंगे तो दोनों अगर बराबर आ गया मतलब ये सिद्ध हो जाएगा। तो पहले इधर को लेकर चलते हैं, तो इधर को लेकर चलेंगे मतलब क्या है, वो लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि बायां पक्ष, तो बायां पक्ष को लेकर चलेंगे। लिखोगे कैसे, इतना क्वेश्चन हो गया, सॉल्व लिखने के बाद, सॉल्व लिखने के बाद लिखोगे दिया है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी दिया है, हमको ज्ञात करना है मतलब सिद्ध करना है, इतना लिखोगे जो दिया है उसको सिद्ध करने के लिए। फिर लिखोगे हम जानते हैं कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी को मतलब इज इक्वल टू, उतने को हम लिख सकते हैं ए बटे बी इज इक्वल टू सी बटे डी, और के इसको हम क्या किए, मान लिए। तो इतना के बाद माना माना लिख देना। फिर यहाँ से ए का मान बी के हो जाएगा, सी का मान डी के हो जाएगा। यहाँ तक लिखना समझ में आ गया। अब आगे फिर हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, तो वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आप पूरा डिटेल में करना। ठीक है, ए स्क्वायर मतलब ए की जगह मान रख दिए बी के हो जाएगा, बी के स्क्वायर हो गया, माइनस सी की जगह रख देंगे डी के, तो ये डी के स्क्वायर हो गया, बटे नीचे में क्या है, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इसका मान तो है नहीं अपने पास, तो इसको ऐसे ही रख कर चलते हैं। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को, चलो, तो ये बी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इसका भी स्क्वायर, माइनस में भी वैसे ही होगा, ये इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। नीचे क्या बच रहा है, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब देखो, अब क्या करेंगे, चलो यहाँ पे को मिटा देते हैं। अब देखो ऊपर में देखो दोनों साइड के स्क्वायर है, तो के स्क्वायर ले लो कॉमन, अंदर क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बचेगा, ये बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। नीचे भी क्या है, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर है ये वाला, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा यहाँ से, के स्क्वायर। ठीक, इधर को सॉल्व किए तो कितना आ गया, के स्क्वायर। तो इतना इज इक्वल टू के स्क्वायर लिख लिए। उतना लिखने के बाद आगे क्या लिखोगे, उतना लिखने के बाद आगे लिखोगे राइट हैंड साइड। लेफ्ट को लेकर चले तो के स्क्वायर आ गया, अब राइट को लेकर चलेंगे तो भी के स्क्वायर आ गया, मतलब कि ये प्रूव हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में क्या है, ए सी और बी डी। तो ए का मान क्या था, बी के निकला था, ठीक है, और सी का मान क्या निकला था, डी के, और नीचे क्या है, बी डी। अब देखो फिर से, ठीक है, अब क्या करोगे, देखो इसको गुणा करोगे तो इसका गुणा इससे होगा, तो बी और के का गुणा होगा तो के स्क्वायर। ठीक है ना, इतना बचेगा, और नीचे क्या है, बी डी।
तो बी डी और बी डी कैंसिल, तो क्या बच गया, के स्क्वायर। तो देखो लेफ्ट को लेकर चले थे तो भी के स्क्वायर आया था, एल एच एस में भी के स्क्वायर आया था, आर एच एस में भी के स्क्वायर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रूव हो गया और यहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रूव करने वाला इस प्रकार से बनाना है। देखिए अगला 8वां क्वेश्चन दिया है कि समीकरण को हल करना है। इसका मतलब क्या है, दो समीकरण दिया है, इसमें हमको एक्स और वाई को, एक्स और वाई का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, इसके लिए 3-4 विधि है। ठीक, बुक में जब हम पढ़े थे मैं इसको अच्छे से बताया था, 3-4 विधि है, तो हम किसी भी विधि का यूज़ करके निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉपर लिखा नहीं है कि किस विधि से निकालना है, सिर्फ निकालना है। ठीक है, तो हम जो मन करेगा वैसा निकालेंगे। तो हम जैसे समीकरण देखो, इसमें x अकेले है, तो यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं और इस x के मान को यहाँ रख देते हैं। तो समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने पर तो कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू -1 है। x का मान निकालोगे मतलब 2y चला जाएगा उधर, तो प्लस में हो जाएगा, तो 2y प्लस में हो जाएगा इधर, और यहाँ ऑलरेडी क्या है, -1। x का मान आ गया। अब इस मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। कुल मिला के जैसे इसमें एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, तो हमको ऐसा करना है कि ये एक्स एक्स ही रहे या वाई वाई ही रहे। आप चाहते तो यहाँ से वाई का मान निकाल सकते थे, उसका मान यहाँ रख सकते थे। यहाँ से हम एक्स का मान निकाले तो इसमें रख देते हैं, बात एक ही है, जैसा मन लगे वैसा कर सकते हो। तो मान रखेंगे समीकरण 1 में एक्स की जगह इतना, तो ये 2 है और 2x है, तो x की जगह क्या रखेंगे, 2y माइनस 1, ऑलरेडी क्या है, y है यहाँ ऑलरेडी, इज इक्वल टू 8। अब देखो यहाँ x गायब हो गया, सिर्फ y बचा, इसको सॉल्व करेंगे तो y का मान तो मिल जाएगा। अब चलो निकालते हैं क्या होगा, ये अंदर गुड़ा होगा तो 4y हो जाएगा, -2 प्लस y हो जाएगा इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब ये आगे क्या हो जाएगा, इसको 4y में एक y जुड़ जाएगा तो 5y हो जाएगा, यहाँ 8 है और देखो ये -2 है, इक्वल टू उधर जाके ये +2 हो जाएगा, तो 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/5, मतलब कि 2। तो y का मान आ गया कितना, 2। अब इस y के मान को आप किसी में भी रखो, x का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इस y का मान को समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम 1 में रख देते हैं, तो हो जाएगा 2x प्लस वाई की जगह 2 बराबर 8। तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर ये 8, ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6/2, मतलब कि 3। तो y का मान 2 आ गया, x का मान 3 आ गया। अब अगर आप चाहो तो इसको समीकरण 2 में भी रख सकते थे, y का मान को हम इसमें रखे अभी, अब इसमें रख कर देखते हैं। x ही रहने देते हैं, -2, y की जगह 2 रख दिए, यहाँ के हम -1, तो x ये -4 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, तो x ये -1 और -4 उधर जाकर +4 हो जाएगा, तो x का मान यहाँ से भी क्या आ जाएगा, 3। तो वैल्यू किसी में भी रखो आएगा सेम आंसर। इस प्रकार से समीकरण को हल करना है। देखो अगला क्वेश्चन आया कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा 6 का गुणज होता है, यह हमको प्रूव करके बताना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन दिया है, सॉल्व लिखे। सॉल्व लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, दिया है, क्या दिया है, 3 क्रमागत सम संख्या दिया है, उसको अब हम मानेंगे, क्योंकि एक्चुअल में तो नहीं दिया है। तो मानेंगे तो क्या मानेंगे, अब सम संख्या होता क्या है, सम संख्या मतलब जो 2 से भाग जाता है उसको बोलते हैं सम संख्या। ठीक है, तो उसको एक शब्द में लिखोगे तो क्या लिखोगे, उसको लिखोगे 2n। ठीक है, अब n के जगह में आप कुछ भी रखो, 0 से लेके कुछ भी रखो आप, वो हमेशा सम संख्या ही आएगा। जैसे 1 रखोगे तो 2 हो गया, 2 रखोगे 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, 3 रखोगे 2 तिया 6, 4 रखोगे तो 4 दूनी 8, मतलब विषम नहीं आएगा, सम ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया सम संख्या। अब जो भी सम संख्या आ रहा है उसमें अगर हम 2 जोड़ देंगे तो वो भी सम संख्या ही कहलाएगा। जैसे 2 रखे थे तो 2 दूनी 4 आया था, 4 में 2 जोड़ दोगे तो 6 हो जाएगा। मान लो ये 6 आ रहा था, 2 जोड़ते 8 हो जाता, मान लो ये 10 आ रहा था, 2 जोड़ते 12 हो जाता। तो 2n भी क्या है, सम संख्या है, 2n प्लस 2 भी सम संख्या है, और 2n माइनस 2 ये भी सम संख्या है। अब जो भी इसमें लिखोगे रखोगे, जो भी आएगा उसमें 2 घटा दोगे तो वो भी सम संख्या कहलाएगा। जैसे 2 रखे तो 2 दूनी 4, और 4 में 2 घटाए तो कितना बचा, 2, वो भी क्या है, सम संख्या है। कुल मिला के ये तीनों क्या है,
सम संख्या हो गए, ठीक है। और ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ दिया है क्रमागत, क्रमागत मतलब एक के बाद, मान लो यहाँ एक रखते तो ये सम नहीं होता, ये विषम हो जाता, यहाँ एक रखते तो सम नहीं होता, विषम हो जाता। तो 2n-2, 2n और 2n+2, ये क्या हो गया, 3 क्रमागत सम संख्या हो गया, ठीक है। कैसे हुआ समझ में आया होगा, और ऐसा क्यों लिखा ये भी समझ में आया होगा। तो इसका बोलना है कि हमको ये सिद्ध करना है कि तीनों क्रमागत संख्याओं को जब जोड़ेंगे उसका योग हमेशा 6 का गुणज होता है। अब मन में आपके एक सवाल आया होगा कि इसको 2n लिए, इसको 2n+2 लिए, अगला 2n+4 भी तो ले सकते थे। ले सकते थे बिल्कुल, इसको छोड़ देते, उसको ले लेते, या इसको भी छोड़ देते, इसको ले लेते, 2n+2, 2n+4, 2n+6। आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन वो लगातार होना चाहिए, ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो इसका योग हमेशा 6 का गुणज होता है बोल रहा है, तो इसका जोड़ कर देखते हैं। तो ये 2n-2 हो गया, ये +2n हो गया, ये +2n+2 हो गया, ठीक है। तीनों को जोड़ दिए, अब देखो -2 और +2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2n 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 तीनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 6n। अब देखो जो संख्या है वो 6 का गुणज है कि नहीं, इसके गुणा में 6 है कि नहीं है, तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। चाहते इसको मान लो, ठीक है। अब जो मान, ये तो हो गया, क्वेश्चन यहाँ तक बन गया, ठीक है। आगे जो डाउट था उसको देखते हैं। मान लो इसको हम ऐसा लेते हैं कि पहला संख्या हम लेते हैं 2n+2, दूसरा संख्या लेते हैं 2n+4, तीसरा संख्या लेते हैं 2n+6। ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, और तीनों क्रमागत है। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो 2n 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 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 6n, और 6 2 4 2 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, 6 कॉमन आ जाएगा, तो 6 जैसे ही कॉमन आएगा अंदर क्या बचेगा, n+2, ठीक है। यहाँ से 6 आ गया तो n बचा, यहाँ से 6 चले जाएगा 2। तो देखो जो संख्या आ रहा है, जो भी संख्या आ रहा है वो 6 का गुणज है कि नहीं, बिल्कुल है। तो इस प्रकार से किसी भी 3 क्रमागत सम संख्या को लेकर चलो, लास्ट में वो 6 का गुणज आएगा ही आएगा। इस प्रकार से वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो ये 10वां क्वेश्चन है, इसमें दिया है 6 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का आयतन निकालिए। व्यास बोल दिया मतलब कि ये क्या है, ये सर्कल का बात हो रहा है, ठीक है। एक सर्कल है, सर्कल में क्या क्या होता है, केंद्र होता है जिसको O बोलते हैं, ये होता है त्रिज्या जिसको R बोलते हैं, और व्यास किसको बोलते हैं, ऐसा लाइन जो केंद्र से होकर जाए। तो ये वाला लाइन क्या हो गया, ये वाला, ये हो गया व्यास। तो ये भी R हो गया, है ना। तो ये R और ये R मतलब 2R हो गया। तो व्यास मतलब क्या हो सकता है, मतलब होता ही है, हो क्या सकता है, व्यास को 2R बोला जाता है क्योंकि ये त्रिज्या का दुगना होता है, ठीक है। और यही 2R कितना दिया है हमको, 2R दिया है 6, क्वेश्चन में दिया है ना व्यास। तो 2R = 6 दिया है, तो R क्या हो जाएगा, 3। R मतलब त्रिज्या, मतलब इसका मान हमको पता चल गया। अब अर्धगोले का आयतन निकालना है, तो इसका फॉर्मूला बिना तो बनेगा नहीं। तो अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2/3 पाई R का पावर 3, ठीक है। तो ये होता है अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला। इसमें मेन हमको R चाहिए रहता है। R क्वेश्चन में तो डायरेक्ट नहीं दिया है, व्यास के नाम से दे दिया है, लेकिन हमको व्यास दिया है तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। अब इसमें मान रखते हैं 2/3, पाई की जगह रखेंगे 22/7, R की जगह रखेंगे 3, और इसका पावर 3 है, ठीक है। अब इसी को करेंगे सॉल्व, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसको 2/3 ही रहने दो, इसको 22/7 ही रहने दो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 तिया 9 तिया कितना हो जाएगा, 27, है ना। 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो 27 आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे होगा सॉल्व, देखो ये 3 से 1 बार में जाएगा, ये 3 से 9 बार में जाएगा, ठीक है। 9 दूनी कितना होता है, 18 गुणित 22 बटे नीचे में क्या है, 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करोगे जो भी आंसर आएगा, देखना सॉल्व तो कर सकते हो, इतना गुणा भाग कर सकते हो, तो जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर, जो कि किस में आएगा, घन सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। घन सेंटीमीटर, इसका क्या है, ये मात्रक है। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप चाहो तो इसको यहाँ पे 22/7 को पाई ही रहने दे सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला में देखे थे हम क्या था, 2/3 पाई R की पावर 3 ऐसा था। तो पाई का मान 22/7 होता है, हमको पता है। लेकिन अगर हम ना लिखें, पाई ही रहने देंगे, तो ये 18 गुणित 22/7 की जगह फिर क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो इतना में भी छोड़ोगे इसको आंसर करके तो भी सही है, और इसको अगर नहीं छोड़ना चाहते इतना में, तो 18 के बाद इसमें पाई की जगह 22/7 रख देना, और इसको गुणा करके सॉल्व कर लेना, तो जो आएगा वो हमारा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा। अब देखो आगे का जो क्वेश्चन है ये 10 तक हो गया, टोटल 18 आता है। तो 11 से 18 तक क्या है, सेट ए सेट बी सेट सी तीनों में सेम रहता है ना। और जो 2 से लेकर 10 तक है वो क्या है, तीनों सेट में अलग अलग रहता है। तो आज हम सेट ए का 2 से लेकर 10 तक देखें, अगले वीडियो में सेट बी का देखेंगे 2 से लेकर 10 तक, और फिर उसके बाद सेट सी का देखेंगे 2 से लेकर 10 तक। उसके बाद देखेंगे 11 से लेकर 18 तक जो कि तीनों में बराबर रहेगा। तो इस प्रकार 2-3 वीडियो में, 3 वीडियो में और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में सेट बी के क्वेश्चन 2 से 10 का हल के साथ। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लग रहा है तो इसे प्लीज़ अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।